मैं संगीता सावे आप सभी विद्यार्थियों का इस वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में सुस्वागतम। चलो बच्चों, आज हम देखेंगे पत्र के बारे में। पत्र रचना विभाग में आता है, वो 5 अंकों का होता है। ये 5 अंकों में हमें 2 प्रकार के पत्र बताते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अभी हम दोनों पत्रों का इन्हें अभ्यास करना है। अभी वो कैसे करें? तो पत्र के 2 प्रकार है, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या आता है? जो मुख्याध्यापक तथा हम व्यवस्थापक, जो व्यावसायिक पत्र हम कहते हैं, उसे औपचारिक पत्र यानी बिजनेस लेटर जिसे कहा जाता है। तो और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र। अभी देखा जाए तो अब पत्र लेखन यानी क्या? तो अपने विचारों, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन पत्र है। हम सभी पत्र लेखन से तो परिचित है। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतरजाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपना कहना यानी वो मांग हो, शिकायत हो, अनुमति हो, किसी से विनंती हो या आवेदन यानी किसी यहाँ हम अर्जी करते हैं, उचित तथा कम से कम शब्दों में यानी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल्य है। अब तक जिस पद्धति से हम पत्र लेखन करते आए हैं, उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। इसलिए आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत करना होगा। यानी मैं अवगत कराऊंगी आपको। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी अभ्यास के लिए हमें पत्र है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये दोनों विषय आते हैं और इन दोनों में से आपको एक चुनना है और आप यानी उसी की तैयारी करें। तो चलो हम अगली यानी औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं वो देखेंगे। तो अभी पत्र के आपके सामने जो है यानी चित्र दिए हुए हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। फिर वो पत्र जो है वो लिखते समय हमारे सामने यानी मुद्दे होने चाहिए। किसी को लिखना है फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल यानी क्या है कि हम बिजनेस के यहाँ वगैरह लेटर लिखते हैं, एप्रिसिएशन उसे कहते हैं, एग्जाम के लिए वगैरह। फिर फॉलो अप ईमेल मैसेज, ये आपके सामने चित्र है। बिजनेस लेटर जिसे कहा जाता है वो और घरेलू पत्र, ये दोनों अलग होते हैं। अभी हम देखेंगे कि पत्र यानी औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे है और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। आपके सामने औपचारिक पत्र के अंतर्गत 13 अंक दिखाई देते हैं और अनौपचारिक पत्र के यहाँ आपको 10 अंक दिखाई देते हैं। उसमें यानी 11 अंक है। एक लिखना हमें यहाँ पर उचित होगा, क्योंकि अनौपचारिक पत्र में कहाँ एक अंक आएगा यानी 11 कैसे होंगे वो अनौपचारिक पत्र के संबंध में जब आपसे बात करूंगी तब आपको मैं बताऊंगी। अभी औपचारिक पत्र उसमें पहला दिनांक है। दिनांक, हर पत्र लिखते समय हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक लिखने की भी अलग अलग यानी तरीके होते हैं। हम कैसे लिखते हैं कि सपोज आज की तारीख 15 है, 15 अक्टूबर महीना चल रहा है तो 10 और 2020 ये हमारा साल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखना है तो 15 अक्टूबर जो भी तारीख आप लिखे तो वहां पर माह का नाम आना अपेक्षित है। अंक नहीं चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे अंक नहीं चाहिए, माह आना आवश्यक है। और उसके बाद
ये 2020 चल रहा है तो सिर्फ 20 लिख के भी आपको नहीं चलेगा, 20 के आगे कोई 01 02 भी लगा सकता है। इसलिए पूरे तरीके से हमें ये इस साल साल लिखना है। इस साल का मतलब नहीं है अगले साल भी वैसे ही लिखना है, पूरा साल लिखना है। 2020 है, वैसे दिनांक लिखना है। दिनांक अत्यावश्यक है। कौन से दिन पत्र लिखा है हम देखते हैं, हमेशा पत्र आने पर कब लिखा है ये पत्र, वैसे हम देखते हैं। और हर पढ़ाई के समय भी हमें दिनांक डालने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ पत्र में नहीं, हर जगह दिनांक डालने की आदत आवश्यक है। उसके बाद प्रति, प्रति यानी हम जिसे पत्र भेजते हैं उसे प्रति कहा जाता है। प्रति के बाद हमें जैसे मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं वैसे हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, वो डालना आवश्यक है। बाद में पद, पद यानी उसकी यानी डेजिग्नेशन, इंग्लिश में डेजिग्नेशन कहते हैं कि उसका पद कौन सा है, मुख्याध्यापक है, व्यवस्थापक है, संचालक है, ऐसे जो पद होता है वो पद डालना वहां पर आवश्यक है। बाद में चौथा है पता। पता हमारे कृति पत्रिका के अंतर्गत हमें किसने भेजा है, किसे भेजा है, दोनों के नाम तथा पता होते हैं। हमारा पता वहां डालना नहीं है या हमारे नाम भी वहां डालने नहीं है, तो वो जैसे पता दिया होगा वैसे ही पता हमें लिखना है। वहां पर हिंदी अंक है तो हिंदी अंक डालना है, अंग्रेजी अंक है तो अंग्रेजी अंक डालना है। और बाद में इस यानी अभी नए अभ्यासक्रम में क्या आया है, ईमेल, यानी पता तो है और ईमेल भी डालना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहते हैं, हमारे नाम के द्वारा हम बनाए जाते हैं, यानी जो पद जिसका है, पता है, उस पर हम बना सकते हैं ईमेल। और ईमेल के बाद @ और जो कुछ होगा gmail.com, yahoo.com वगैरह जो होगा वैसे। www कभी नहीं लगता है, वो वेबसाइट होती है, वो ध्यान में रखें। हमें जरूरत नहीं, हमें नाम डालने के बाद @ वो भी अंग्रेजी में डालना है और वो भी कैपिटल नहीं स्मॉल लिपि में डालना है। @ उसके बाद में आपने क्रॉस कर दिया तो भी चल सकता है। अब ये 1 2 3 4 5 यानी दिनांक, प्रति, पद, पता, ईमेल, यहाँ तक आपने कृति पत्रिका से ही लिखा है। ईमेल आपने अपना डाला, दिनांक अपना डाला और बाद में बाकी सब तो है कृति पत्रिका का। तो इसके लिए हमें कितना अंक मिलता है, 1। वो लिखते समय भी हमें मात्राओं की ओर ध्यान देना है। वहां पर पहली मात्रा है तो पहली मात्रा लिखनी है, दूसरी मात्रा है तो दूसरी मात्रा लिखनी है। पते के अंदर जो अंक होते हैं वो किस तरह से अंग्रेजी में दिए, हिंदी में दिए, वैसे जहां पर विराम चिन्ह कैसे है वो विराम चिन्ह वैसे के वैसे ही डालने हैं, तो ही हमें 1 अंक मिल सकता है। हमारे सामने होता है, सिर्फ हमें वहां लिखना होता है। बाद में छठा और सातवां, विषय और महोदय। विषय अगर कुछ दिया होगा, अभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत 3 प्रकार है, शिकायती पत्र है, मांग पत्र है, प्रार्थना पत्र है। उसके अनुसार जो आपको विषय दिए गए हैं वो विषय आपको डालने हैं और वो भी छोटे से वाक्यों में डालना है, बड़ा से बड़ा डालना नहीं है। जैसे पुस्तकों की मांग, दवाइयों की मांग, वैसे यानी विषय छोटा हो। महोदय, हमें पता नहीं है कि जो सामने वाले को हम लिख रहे हैं वो यानी स्त्री है या पुरुष है, हमें महोदय लिखना है। अगर पता हो तो महोदया लिख सकते हैं, उसके बाद भी अल्प विराम लगेगा। विषय और महोदय आपने बराबर लिखा, उसके लिए भी 1 अंक है, यानी 5 में से हमें 2 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। 8वां भाग है विषय विवेचन। इसके अंतर्गत 3 परिच्छेद होना आवश्यक है। 3 परिच्छेद, एक जो है पूर्व यानी पहला जो है आरंभ, दूसरा जो विषय विवेचन है वो, तीसरा समापन। पहला जो है हमारा परिचय देना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या लिख रही हूं, यानी लिंग आप यानी जिसका नाम डालना है, लड़के का नाम डालना है लड़के का नाम डाल सकते हैं, लड़की का नाम डालना है तो लड़की का नाम, लेकिन उसके अनुसार लिंग परिवर्तन भी करना है। बाद में आपको क्या चाहिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम लिए पुस्तकों की मांग तो महोदय विषय विवेचन में लिखना है। पहले शुरुआत में मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम लेती हूँ, मैं राजीव जोशी अपने पाठशाला का वर्ग प्रतिनिधि या विद्यार्थी प्रतिनिधि, वर्ग प्रतिनिधि नहीं विद्यार्थी प्रतिनिधि की हैसियत से आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। हमारे पाठशाला के ग्रंथालय के लिए मुझे निम्नांकित यानी नीचे दिए हुए
पुस्तकों की आवश्यकता है पेशगी के तौर पर। पेशगी यानी क्या? जो मैं एडवांस देना चाहूँ, बिना एडवांस कोई भी चीज नहीं भेजता, इसलिए कुछ ना कुछ आपको एडवांस देना है, पेशगी देनी है। तो पेशगी के तौर पर मैं 200 रुपए भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। ऐसे मेरा पहला परिच्छेद हुआ। दूसरा परिच्छेद, पुस्तकों के नाम अगर वहां दिए हैं तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं दिए हैं तो हमें लिखना पड़ेगा। अभी पुस्तकों के नाम नहीं दिए हैं, हम हमेशा लेखकों के नाम, कवि के नाम यानी पुस्तक में पढ़ते हैं उनकी कौन कौन सी किताबें हैं, वो अगर हमें पता हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं। कम से कम 3 किताबें तो हमें पता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें पुस्तकों के नाम तो नहीं पता, हमारी हिंदी की किताब हमें मालूम है, तो लोक भारती 10वीं कक्षा 15 किताबें, लोक भारती 9वीं कक्षा 10 किताबें, और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, वो भी आप मंगा सकते हैं। यानी इस तरह से आपका कॉमन सेंस चलना चाहिए, यानी दिमाग चलना चाहिए। अगर मुझे किताब नहीं मिली है, यानी यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, तो मुझे लिखना आवश्यक है। तो इस तरह से मैंने बीच का परिच्छेद लिखा। अभी 2 परिच्छेद के बीच में कभी जगह नहीं छोड़नी है, लाइन नहीं छोड़नी है, और हमेशा वहां गलती करते हैं। 2 परिच्छेद के बीच में लाइन छोड़ दी यानी वो विषय अलग हो गया, ऐसे होता है। यानी जोड़कर ही नीचे के लाइन में हमें दूसरा परिच्छेद शुरू करना है। दूसरा परिच्छेद खत्म होने के बाद तीसरा परिच्छेद हमें शुरू करना है। उपरयुक्त पुस्तकें जल्द से जल्द हमें भिजवा दीजिए, शेष रकम पुस्तकें प्राप्त होने पर आपको भिजवा दी जाएगी। दूसरा वाक्य, यानी ये 2 वाक्य महत्व है। और हो सके तो हमें यानी डिस्काउंट दीजिए। अभी डिस्काउंट के लिए शब्द क्या है कि हमें उचित छूट दीजिए, यानी उचित छूट यानी क्या, इतनी किताबें मंगवाई है तो कुछ तो सहूलियत तो चाहिए। तो ये 3 वाक्य महत्वपूर्ण है तीसरे पैराग्राफ में। और सभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत 2 वाक्य लिखना आवश्यक है। कष्ट के लिए क्षमा, धन्यवाद। इससे ही अपना पत्र पूरा होता है। उसके पश्चात ये विषय विवेचन के लिए 2 अंक है। ये 2 अंक लिखते समय हमारी वाक्य रचना कैसे है, हमने परिच्छेद कैसे किया है, ये हमें मायने रखता है। बाद में भवदीय, भवदीय लड़का होगा तो भवदीय लिखेगा, लड़की होगी तो भवदीया लिखेगी। उसके बाद अल्प विराम आएगा। भवदीय के बाद अगर आप ऐसे लिखे आपका भवदीय लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। भवदीय का मतलब ही आपका है। अगर आपने वहां पर आपका भवदीय लिखा तो वो क्या होगा, आपका आपका, ऐसे होगा। बाद में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी वहां पर साइन नहीं करनी है, तो जो पत्र लिख रहा है उसका सिर्फ नाम लिखना है। और जहां 11वें में मैंने नाम कहा है वहां पूरा नाम लिखना है, राजीव जोशी करके। बाद में पता वहां दिया होता है कृति पत्रिका में, वो लिखना है। और बाद में ईमेल तैयार करना है। राजीव जोशी के नाम पर ईमेल तैयार कर सकते हैं या पाठशाला के नाम पर ईमेल तैयार कर सकते हैं। हमने कहा है कि पाठशाला के ग्रंथालय के लिए जो पाठशाला का पता होगा उसके अनुसार हम स्वयं के लिए जब मंगवाते हैं तब 1 किताब मंगवाएंगे, लेकिन अब घर ग्रंथालय के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर किसके लिए मंगवाते हैं ग्रुप में, तो हम 4-5 किताबें एक ही मंगवा सकते हैं और एक अपने लिए मंगवा सकते हैं। यानी अपने लिए 1 मंगवाएंगे, ग्रंथालय के लिए मांग हो तो वो 8-10 मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम 8-10 किताबें एक ही तरफ हम पढ़ नहीं सकते। तो विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, जहां पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं वहां बहुत संख्या में हम लिख सकते हैं। यानी इस तरह से भवदीय से लेकर ईमेल तक, यानी 9 से लेकर 13 तक 1 अंक है, वो भी कृति पत्रिका में बताया हुआ है। नाम क्या है, पता क्या है, सिर्फ ईमेल वहां तैयार करना है। यानी इस तरह से हमें 3 अंक तो वैसे ही मिलते हैं, कृति पत्रिका के अंतर्गत विषय दिया है उसमें से ही प्राप्त होते हैं। हमें सिर्फ विषय विवेचन हमारा खुद का लिखना है, विषय कौन सा है उसके अनुसार लिखना है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगी कि मैंने आपको खाना खाने के लिए बुलाया है, आपके सामने मैंने प्लेट रख दी है, गिलास रख दिया है, कटोरी रख दी है, लेकिन खाना नहीं परोसा। यहाँ पर प्लेट कौन सी है, तो दिनांक, प्रति, पद, पता, ईमेल ये है, और भवदीय, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल ये कटोरी और गिलास की तरह है। और विषय विवेचनीय ये खाना है, अगर वो परोसा नहीं तो आपका
खाना खा लिया, ऐसे आप मुझे नहीं कहेंगे। उसी तरह पत्र लिखते समय आप कहेंगे कि मुझे 5 में से 3 तो आराम से मिलते हैं, लेकिन विषय विवेचन लिखने के बाद ही मिलते हैं। अगर विषय विवेचन नहीं लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, भले आपका बराबर हो फिर भी आपको मार्क नहीं मिलेंगे। बाद में यहाँ पर दूसरी और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपके सामने है। यहाँ पर भी दिनांक है, वो भी दिनांक वैसे ही लिखना है, माह का नाम आना चाहिए। विषय कैसे है उसके अनुसार आप दिनांक लिखिए। जरूरी नहीं है आज मैं पत्र लिख रही हूँ इसलिए आज का ही दिनांक होना चाहिए। विषय क्या है, अगर आप मार्च में पत्र लिख रहे हैं, आपको विषय आया है गणेशोत्सव या कोई ऐसे विषय हो कि वो जून जुलाई या सितंबर में हो, तब की वहां की दिनांक डालनी आवश्यक है। बाद में दिनांक के बाद यहाँ पर ईमेल डालना है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन ईमेल डालना है। ये ईमेल जो होता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका ये ईमेल होना आवश्यक है, तभी जाकर ये पत्र उन्हें पहुंचेगा। आजकल के जमाने में पता नहीं मालूम हो तो चलेगा, लेकिन ईमेल मालूम होना जरूरी है, तो वैसे वहां पर ईमेल डालना आवश्यक है। उसके बाद संबोधन। अनौपचारिक पत्र यानी मैंने क्या कहा, घरेलू पत्र। अब ये घरेलू पत्र है तो मैंने अगर माता पिता को लिखा तो मैं सादर प्रणाम ये अभिवादन करूंगी। चाचा चाची दादा दादी उनके लिए मैं सादर प्रणाम यानी नतमस्तक होना। और मैंने अगर मेरे बड़ी बहन को, बड़े भाई को या मेरे मित्र को, सहेली को लिखा हो तो सप्रेम नमस्ते ऐसे लिखना है। प्रिय करके लिखना है, वहां पूज्य लिखना है। बड़ों को पूज्य लिखते हैं, हमारे साथ वाले जो हो उनको प्रिय, और हमसे छोटे हैं उनको भी प्रिय लिख सकते हैं। लेकिन अभिवादन शुभाशीर्वाद, आशीर्वाद, हमसे जो छोटे होते हैं उन्हें हम आशीर्वाद देते हैं। बाद में यहाँ जैसे मैंने कहा विषय विवेचन के लिए 3 परिच्छेद, वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन। तो प्रारंभ में यहाँ परिचय दिया था, यहाँ परिचय नहीं देना है कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर बहुत खुशी मिली, ऐसे लिख सकते हैं, या बहुत दिन हुए आपका पत्र नहीं मिला, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए कहा है वो विषय विवेचन में आना चाहिए। और समापन करते समय आप अगर किसी आपके चाचा को लिखते हो या दादा दादी को लिखते हो तो आप उनको यानी दादा को लिखा है, दादाजी को लिखा है तो दादी को प्रणाम करो, चाचा चाची को लिखा है तो चाचा को अगर लिखा है तो चाची को प्रणाम करो। ऐसे हम लिख सकते हैं समापन के समय। और तुम्हारे पत्र की राह देख रहा हूँ या राह देख रही हूँ, जल्द से जल्द पत्र भेज दीजिए, या मैं राह देख रहा हूँ, वैसे चल सकता है। बाद में हस्ताक्षर। अभी हस्ताक्षर के पहले क्या आएगा, तुम्हारा लाडला पोता, तुम्हारा भांजा, तुम्हारा भतीजा वगैरह जो होगा, जो हमारा रिश्ता है उनके साथ, वो आना जरूरी। जैसे मैंने यहाँ भवदीय कहा, वहां पर तुम्हारा आना चाहिए। समझ में आया। बाद में हस्ताक्षर करते समय, हस्ताक्षर के समय सिर्फ नाम लिखना है। नाम के जगह आप वहां पर पूरा नाम लिखना है, और जो पता दिया है वो पता लिखना है। बाद में ईमेल, जिस नाम से हमने पता लिखा है, हम कौन है, कौन पत्र लिख रहा है, वो प्रेषक है, प्रेषक के नाम से ईमेल तैयार करना है और वहां करना है। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11, जो मैंने दिनांक के बाद आपको कहा ईमेल लिखना है, ये 11, ये ध्यान में रखो। इस तरह से अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको 5 अंक आराम से मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए और आपको विषय विवेचन अच्छी तरह से करना आना चाहिए। बाकी तो सब आपकी कृति पत्रिका में दिया होता है। और एक सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आपको औपचारिक पत्र अच्छा लगता है तो औपचारिक पत्र की आप प्रैक्टिस करें, अनौपचारिक पत्र अच्छा लगता है तो अनौपचारिक पत्र की और ही ध्यान दें। इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आप लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अलग अलग ऐसे जो पत्र होते हैं कि रेफरेंस लेटर, किसी के संदर्भ पत्र होते हैं, टिप्स देते हैं राइटिंग के लिए, वो भी एक पत्र के मायने में कहा जाता है। कैरेक्टर रेफरेंस लेटर ये भी होता है, किसी के बारे में लिखना है। कैरेक्टर यानी क्या, कि दादी का है या किसी मित्र का है, उसके बारे में रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस यानी स्पष्टीकरण, वो भी एक प्रकार का पत्र होता है। तो वैसे भी हम पत्र लिख सकते हैं पत्र लेखन में, लेकिन हमें यहाँ पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है
कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि 3 प्रकार के पत्र आते हैं, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र। यहाँ पर मैंने मांग पत्र में आपको 7 विषय दिए हैं, प्रार्थना पत्र में 5 विषय है, शिकायत पत्र में 5 विषय है, तो कुल मिलाकर आपके पास 17 विषय है औपचारिक पत्र में सॉरी। तो एक एक हम देखेंगे किस तरह से लिखा जाता है। पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगी। प्रथमोपचार साहित्य की मांग ऐसे भी आता है। प्रथमोपचार का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट एड बॉक्स हमारे घर पे होता है, स्कूल में होता है। प्रथमोपचार पेटी जहाँ कहा जाता है कि लगने पर या कुछ होने पर जल्द से जल्द उपाय योजना करते हैं, वो प्रथमोपचार साहित्य। वैसे साहित्य में क्या क्या आ सकता है? अगर मुझे खेलते वक्त कुछ लग गया तो लाल दवाई, रुई मंगवा सकते हैं, बैंडेज की पट्टियां मंगवा सकते हैं, आयोडेक्स मंगवा सकते हैं। ऐसे कम से कम 3 चीजें, ज्यादा से ज्यादा हम 5 चीजें मंगवा सकते हैं। वैसे साहित्य की मांग खुद के घर के लिए भी कर सकते हैं, पाठशाला के लिए भी कर सकते हैं। घरेलू दवाइयों की मांग, घरेलू दवाइयाँ ये हम अपने लिए मंगवाएंगे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयाँ होती है वो घरेलू दवाइयाँ, उसमें अमृतांजन, आयोडेक्स यानी वो लेने पर हमें कोई भी यानी तकलीफ नहीं होती। वैसी दवाई मंगवाने, घरेलू दवाई, च्यवनप्राश हो, शहद हो, ऐसे हम मंगवा सकते हैं। सूची पत्र की मांग, सूची पत्र क्या होता है? अगर हमें पुस्तकें मंगवानी है, खेल साहित्य मंगवाना है या लेखन सामग्री मंगवानी है, तो आपके पास क्या क्या है उसकी लिस्ट मुझे भेज दीजिए। सूची यानी लिस्ट, ये ध्यान में रखो। छुट्टी की मांग, अभी यहाँ पर छुट्टी की मांग है। मुझे 4 दिन मेरे भाई की शादी में जाना है, तो मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो 4 दिन की छुट्टी की मांग, आने पर मैं पढ़ाई कर लूंगा वगैरह, ऐसी भी हो सकती है छुट्टी की मांग। हम बीमार पड़ने वाले हैं, मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमें बीमार होने के बाद, छुट्टी लेने के बाद हम कर सकते हैं कि मुझे 4 दिन की ये छुट्टी दे दीजिए, मैं बीमार था, ऐसे करके। पुस्तकों की मांग, मुझे पाठशाला की, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था आपको कि पुस्तकों की मांग कैसे होनी चाहिए। खेल सामग्री की मांग, ये भी अपने लिए, खुद के लिए हो सकती है या पाठशाला के लिए हो सकती है। लेखन सामग्री, लेखन सामग्री की मांग हमारे खुद के लिए हो सकती है या पाठशाला के कार्यालय के लिए भी हो सकती है, या भंडार घर होगा यानी विद्यार्थी भंडार घर होगा अपने पाठशाला में, उसके लिए भी हो सकती है। इस तरह से यानी मांग पत्र में मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर 7 विषय दिए हैं, 7 विषय बराबर है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में क्या आता है? यानी जैसे अंग्रेजी में उसे रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं। पाठशाला में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र होता है कि मेरी छोटी बहन है या छोटा भाई है, मैं भी यहाँ पढ़ता हूँ, उसे भी यहीं पर पढ़ना है, तो उसे 5वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए या 8वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए प्रार्थना पत्र करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का उपयोग किस लिए होता है कि विद्यार्थी जो पाठशाला में पढ़ता है और उसे रेशन कार्ड में नाम डालना है या जाति का प्रमाण पत्र निकालना है, उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो पाठशाला देती है। उसमें उसका पूरा नाम, जन्म तिथि और उसकी जात का प्रमाण होता है। अंकप्रत या प्रमाण पत्र खो गया, अंकप्रत यानी मार्कलिस्ट, प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट। ये 10वीं हुआ विद्यार्थी होगा और उसकी खो गई है, तो पहले वो कहाँ प्रार्थना पत्र करेगा? पाठशाला में, और पाठशाला द्वारा वो बोर्ड के लिए जाएगा, तो उसके लिए अंकप्रत के लिए भी प्रार्थना पत्र हम पहले पाठशाला में देंगे। बाद में पाठशाला छोड़ने का सर्टिफिकेट, जिसे हम लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना कि मेरे लिविंग सर्टिफिकेट खो गया है, यानी पाठशाला छोड़ने का सर्टिफिकेट खो गया है, अभी वो दोबारा चाहिए, तो हमें एफिडेविट करना पड़ता है वकील की तरफ से। वकील का लेटर यानी एफिडेविट लेटर लाना पड़ता है, तो ही दोबारा मिलता है। एक बार पाठशाला देती है और दूसरी बार अगर वो खो गया है या कुछ हो गया है उसे, तो हमें एफिडेविट करना पड़ता है। तीसरा जो है ने अगला जो है 8वीं का प्रमाण पत्र। 8वीं प्रमाण पत्र मायने कहाँ पर लगता है? जहां पर ITI है या ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, तो वहां पर 8वीं प्रमाण पत्र। किसी ने बीच में स्कूल छोड़ दिए 9वीं के बाद या 10वीं की एग्जाम देने के पहले ही यानी उसने छोड़ दिए, तो उनके लिए 8वीं मायने रखता है। तो 8वीं का अंक प्रति जो वो पाठशाला में दौड़े दौड़े आता है और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे विद्यार्थी आते हैं पाठशाला में और 8वीं का अंक प्रत
या मैं पास हो गया हूँ वैसे पाठशाला से लिखकर लेके जाते हैं। तो ये भी एक प्रार्थना पत्र है। बाद में आपके सामने शिकायत पत्र है। शिकायत पत्र के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ दिए हैं विषय, 5 विषय आपके सामने रखे हैं। फटी पुस्तक की शिकायत, मैंने पुस्तकें मंगवाई है लेकिन उसमें से कुछ फटी हुई है, कुछ के पन्ने निकले हुए, कुछ खराब है, ऐसी हम शिकायत कर सकते हैं। कंप्लेंट लेटर जिसे कहा जाता है। कूड़ा कचरा की शिकायत, हमारे मोहल्ले में कूड़ा कचरा हो गया है, तो कूड़ा कचरा उठाकर लेकर जाइए महानगर पालिका या नगर पालिका को हम लेटर लिख सकते हैं। कूड़ा कचरा के कारण क्या गंदगी फैली है, बदबू फैली है, मच्छरों का प्रादुर्भाव हो गया है, बीमार हो रहे हैं, वैसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं। बिजली के बारे में शिकायत, यानी बिजली का बिल ज्यादा आया है, वो भी हो सकता है। या बिजली 2 दिन से हमारे इलाके में नहीं है, उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। यानी बिजली पर भी 2-3 विषय आ सकते हैं। पानी के बारे में शिकायत, पानी के बारे में शिकायत करते समय हम अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है या पाइपलाइन फूट गई है, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर रात को बीच में ही कभी पानी आता है या 2-3 दिन के बाद पानी आता है, ऐसे अलग अलग विषय हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत करते समय, ध्वनि प्रदूषण, दिवाली का समय है, नवरात्रि का समय है, गणेशोत्सव है, जिस दिन यानी उस समय हम जोर जोर से ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं यानी जोर जोर से रिकॉर्ड बजाते हैं, इसका यानी यानी शिकायत किसे होती है? बूढ़ा यानी बुजुर्ग लोग है, बच्चे है या तुम्हारे जैसे विद्यार्थी है, उनको भी होते हैं। क्योंकि उस समय जो होता है परीक्षा का माहौल होता है, पढ़ाई का माहौल होता है, तो पढ़ाई भी नहीं होती, यानी 24 घंटा या हम कहे तो 12-18 घंटा तो ध्वनि बजती है। क्या 4-5 दिन है तो 4-5 दिन में नहीं, आप तकलीफ सह लीजिए ऐसे कहते हैं। लेकिन बच्चों को और बुजुर्गों को ये ज्यादा शिकायत होती है। उन्हें समझ में नहीं आए, एक तो बात समझ में नहीं आती है, सुनने के लिए उन्हें बड़ा बात करनी पड़ती है, तो वो बुजुर्गों के लिए बहुत ही तकलीफ की बात होती है। इस तरह से हम शिकायत कर सकते हैं। यानी अनौपचारिक पत्र जो होता है और औपचारिक पत्र, उसके अंतर्गत क्या क्या विषय होते हैं ये मैंने बताया। यानी आपके सामने ये है औपचारिक पत्र के 3 पत्र, यानी मांग पत्र, प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र, उसके ये विषय है। अभी हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र हम किसे किसे लिख सकते हैं? पिताजी को लिख सकते हैं, माँ को लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर भाई को लिख सकते हैं, बहन को लिख सकते हैं, हमारे जो रिश्तेदार है उनको भी लिख सकते हैं, या फिर मित्र सहेली उनको भी हम लिख सकते हैं। यह पत्र अनौपचारिक यानी जहां पर उपचार नहीं है, हमारी मन की बात हम उनको लिख सकते हैं, वो अनौपचारिक। वो कितने भी लंबे हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र लंबे नहीं होते, जो हमें कहना है वही कहना है। अनौपचारिक पत्र में यहाँ वहां की बात हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक पत्र यानी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो रिश्तेदार मित्रों के साथ वार्तालाप करते, वार्तालाप यानी क्या? संवाद। अभिनंदन पत्र यानी किसी को बधाई देते हैं, छोटे भाई को सलाह देते हुए पत्र है। माता पिता से अनुमति पत्र, आपको अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको सैर के लिए जाना है, तो आप अनुमति पत्र ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग विषय अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत होते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक पत्र आपको शिकायत करते हुए कैसे है। तो अनीता अनुराग देसले, कोपरी, ठाणे, पश्चिम, ये पता दिया है। और किसने लिखा है? अनीता या अनुराग देसले। से का पहले का जो पता होता है वो प्रेषक का होता है। बाद में व्यवस्थापक विजय सेल्स ठाणे को 10 दिन पूर्व खरीदे हुए संगणक की शिकायत करते हुए शिकायत पत्र लिखती है। अभी यहाँ पर हमें विषय भी मिल गया है संगणक की, यानी 10 दिन पूर्व खरीदे हुए संगणक की शिकायत। व्यवस्थापक विजय सेल्स जो है वो प्रति का पता है। अभी आपके सामने पत्र है 10 अक्टूबर 2019, हमने दिनांक लिखा है, प्रति के बाद अल्प विराम डाला है, माननीय व्यवस्थापक पद डाला है। अभी जो पता दिया है विजय सेल्स ठाणे, ईमेल विजय सेल्स और बाद में क्रॉस 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 डाला है। जरूरी नहीं है कि जीमेल डाले वगैरह, ऐसे डालने की जरूरत नहीं। विषय है 10 दिन पूर्व खरीदे हुए संगणक की शिकायत। माननीय महोदय, मैं अनुराग देसले
10 दिन पूर्व यानी 30 सितंबर 2019 को हमने, देखो 10 अक्टूबर मेरे आज की तारीख है और 30 सितंबर मैंने खरीदा हुआ है, यानी 10 दिन का गैप हो गया है। तो आपको आपके यहाँ से डेल कंपनी का, यानी मैंने कौन सा संगणक खरीदा है, तो डेल कंपनी का खरीदा था। बिल नंबर देना आवश्यक है, वो दिया हुआ है 4440 है। 2-3 दिन तक वो ठीक चला, बाद में उसकी स्क्रीन छोटी हो गई है, बड़ी करने पर वो नहीं हो रही है तथा चार्जिंग की भी समस्या आ रही है। ये हमारी शिकायत है। पूरी तरह वो चार्ज भी नहीं होता। आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस संगणक को किसी तकनीकी इंजीनियर को दिखाकर मेरी समस्या जल्द से जल्द हल कर दीजिए। हो सके तो दूसरा संगणक देने की कृपा करें, क्योंकि 10 ही दिन हुए हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं। यानी ये हमारी शिकायत है, लेकिन शिकायत में भी हमारी प्रार्थना है। कष्ट के लिए क्षमा, धन्यवाद। ये मैंने 2 लकीरें कंपलसरी हर पत्र में, यानी कौन से औपचारिक पत्र में लिखने के लिए कहा था। भवदीय, बाद में आपने हस्ताक्षर की जगह अनुराग नाम डाला है और जहां पर नाम है वहां पूरा नाम डाला है, अनुराग देसले। जैसे पता दिया है कोपरी के बाद अल्पविराम है, ठाणे पश्चिम कैसे लिखा है, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। ईमेल अनुराग के नाम से किया है, कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल है, बाद में 9 डाला है और @ डॉट डॉट डॉट। अभी आप कहेंगे 9 क्यों डाला है, उसकी बर्थ डेट होगी, वो हिसाब से उसने डाला होगा। हम ईमेल हमारा कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शिकायत पत्र का एक नमूना देखा। बाद में हम देखेंगे एक अनौपचारिक पत्र का यानी नमूना। तो अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं, इसका नमूना भी हम देखेंगे। तो सुदेश सुनीता परब, गजानन कॉलोनी, गिरगांव, मुंबई से अपने मित्र सहेली अनन्या शर्मा, श्री कृपा, शिवाजी रोड, सांगली को पत्र लिखकर कथा कथन प्रतियोगिता के लिए शुभकामना देती है। अभी एक शुभकामनाएं यानी बेस्ट ऑफ लक ऐसे देती है। तो दिनांक है 6 नवंबर। अभी ये क्या कहा है कि कथा कथन प्रतियोगिता है, वो कब है, हमने डेट क्या डाली है कि 6 नवंबर। प्रिय सहेली अनन्या, देखो यहाँ पर प्रिय है, पूज्य नहीं लिखा है मैंने, प्रिय सहेली अनन्या, सप्रेम नमस्ते, साष्टांग नमस्ते कहा नहीं है मैंने, सप्रेम नमस्ते, प्रणाम नहीं कहा। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, समाचार पत्र पढ़कर यानी खुशी हुई कि वहां सब कुशल मंगल है। यहाँ भी ईश्वर कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। लंबे समय के बाद मिले तुम्हारे पत्र ने मुझे कुछ पुरानी यादों में डुबो दिया, यानी मुझे तब के दिन याद आए, तुम मेरे साथ थी तब के। पत्र में तुमने बताया कि बाल दिवस पर तुमने अंतरशालीय कथा कथन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। अभी बाल दिवस कब आता है, 14 नवंबर। हमने पत्र कब लिखा है, 6 नवंबर, यानी आने वाला है, उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। वहां पर उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी और सफलता प्राप्त करोगी। उम्मीद करती हूँ कि अगला पत्र प्रतियोगिता जीतने के शुभ समाचार के साथ ही मिलेगा। चाचा जी तथा चाची जी को प्रणाम। फिर एक बार प्रतियोगिता के लिए शुभकामना, तुम्हारी सहेली। यहाँ पर देखो भवदीय नहीं लिखा, तुम्हारी सहेली सुनीता। यहाँ पर सुदेश सुनीता है, जो नाम दिया है उसपे से ही नाम लिखना है। सुनीता परब, गजानन कॉलोनी, गिरगांव, मुंबई। ईमेल डाला है सुनीता, पीबी डाला है, परब का पी और एंडिंग बी है, @ और बाद में क्रॉस डाला है। इस तरह से मैंने आपको एक औपचारिक और एक अनौपचारिक दोनों पत्र आपको बताए हैं और किस तरह से हमें अंक मिल सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो आपने अच्छी तरह से ये माने पता चल ही गया होगा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह से सुना, शांतिपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद। आज जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसी आशा रखती हूँ। और अगले घटक के लिए तब तक धन्यवाद।